नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग गांधीवादी चरण शुरू करेंगे, मतलब ये लास्ट चरण है, मतलब स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे अंतिम चरण। तो ये यहाँ पे आज़ादी हो जाएगी हमारे देश का। देखो क्या हुआ, शुरू करते हैं। हम लोगों ने दो चरण ऑलरेडी पढ़ लिया है। देखो 1919 से 1947 के काल को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल का तृतीय चरण या गांधी युग के नाम से जाना जाता है। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम चरण था। स्वतंत्रता संग्राम के दो चरण में नरमपंथी और गर्मपंथी के जो नेताओं थे, उनके नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन चलाया गया। तो क्या रिजल्ट मिली? बिल्कुल मिली। तृतीय चरण में महात्मा गांधी जी स्वतंत्रता आंदोलन के केंद्र बिंदु रहे, मतलब सबसे हेड यही रहे। इस युग में राष्ट्रीय आंदोलन में जन संघर्ष का रूप लिया। जन संघर्ष के मतलब जनता के बीच में संघर्ष। इसमें राष्ट्रवादी, क्रांतिकारी, सैनिक, किसान, मजदूर, समाज सेवक राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। देखो हमारा जो प्रथम चरण था उसमें जनता के बीच में कनेक्शन नहीं था। उसमें आप देखोगे ना, तो जो प्रथम चरण था उदारवादी, उसमें बहुत से पढ़े लिखे लोग थे और काफी अच्छे लोग थे। जैसे उसमें लॉयर थे, इंजीनियर थे, डॉक्टर थे, वकील थे। और उनके बीच में, जनता के बीच में उनका कनेक्शन नहीं हो पाया था। मतलब वो जो लोग थे वो एक डेमोक्रेटिक रूप से सोचे कि हम आज़ादी को दिलाएंगे, लेकिन सफल नहीं हो पाया। फिर द्वितीय क्रांति आया, जब द्वितीय चरण आया तो द्वितीय चरण में उग्रवादी आया। तो देखो उग्रवादी आने के पीछे कारण था, क्योंकि जब बंगाल विभाजन हुआ धर्म के आधार पर, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा उत्पन्न हो गया। जो बंगाल विभाजन हुआ तो जो लॉर्ड कर्जन था वो बोला कि मैं प्रशासनिक कारणों से मैं बंगाल को विभाजन कर रहा हूँ, लेकिन कारण तो था कि वहाँ पे धार्मिक कारण के कारण वहाँ पे बंगाल को विभाजन किया गया। तो इस कारण देखोगे ना, तो द्वितीय जो चरण थी उसमें कुछ ना कुछ नेशनलिटी आया, मतलब लोगों के बीच में जागरूकता उत्पन्न हुआ। और उसी समय प्रथम विश्व युद्ध भी चल रहा था। तो उस समय भारत ने पूरा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया प्रथम विश्व युद्ध में, और ब्रिटेन को साथ दिया। दिया ही बहुत सारे सैनिक यहाँ से युद्ध में लड़ने गए, और बहुत सारे चीज यहाँ से जो भी भारत, जितना भारत के साथ शोषण हो रहा था अंग्रेज, क्योंकि अंग्रेज के चंगुल में भारत था, तो यहाँ से जो भी जरूरत चीज थी वो सब अंग्रेज को सपोर्ट किया गया प्रथम विश्व युद्ध में। लेकिन रिजल्ट क्या मिला? पता चलेगा क्या रिजल्ट मिला, अंग्रेज ने क्या साथ दिया जो हम प्रथम विश्व युद्ध में उसको साथ दिए थे। देखो इस काल में कांग्रेस ने पहले ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग और फिर अहिंसात्मक संघर्ष की नीति अपनाई। देखो कांग्रेस ने पहले क्या किया, असहयोग आंदोलन, मतलब ब्रिटिश के साथ कुछ भी सहयोग नहीं करना, और फिर अहिंसात्मक संघर्ष की नीति अपनाई, जिसे तीन नियंत्रण प्रगतिशील चरण, जैसे असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, और फिर भारत छोड़ो आंदोलन। ये जो जो तीन आंदोलन हुए ना, वो काफी, मानो ना तो भारत के इतिहास का सबसे, मानो ना तो काफी टर्निंग पॉइंट था। सबसे ज्यादा भारत छोड़ो आंदोलन था, फिर असहयोग आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये तीन आंदोलन एक, मानो ना तो आजादी का सेंट्रल पॉइंट बन गया। ठीक है। देखो सबसे बड़ी बात है कि इस चरण में अरे इसे तो हम लोग पढ़ चुके हैं। हाँ, इस चरण में क्या हुआ, देखो इस चरण में हिंदू और मुस्लिम मतभेद अपने चरम पे पहुंच गया। कैसे? क्योंकि बंगाल विभाजन हो चुका था, और प्लस क्या था ना, मुस्लिम लीग की भी स्थापना हो चुकी थी। मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था ना 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुका था। बंगाल का विभाजन हो चुका था। 1909 की जो क्या बोलते हो, अरे अरे एक एक्ट आया था ना, मार्लो मिंटो, नहीं मार्लो मिंटो, चैन, नहीं मार्लो मिंटो। वहां से सांप्रदायिकता के आधार पे क्या बोलते हो, निर्वाचन मंडल भी बना दिया गया था। तो मानो ना तो मुसलमानों के लिए हर चीज अवेलेबल हो चुकी थी। तो जो हिंदू और मुस्लिम का मतभेद था ना, वो चरम पे पहुंच गया था। और उसी समय 1940 में जिन्ना
जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग, क्योंकि मुस्लिम लीग क्या हुआ था, 30 दिसंबर 1906 की इसकी स्थापना हुआ था। तो जो मोहम्मद अली जिन्ना था, वो मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कर दिया। पता है ये पाकिस्तान की मांग कब किया था? ये लाहौर अधिवेशन में किया गया था। लाहौर अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की गई थी। ठीक है, 1940 में जिन्ना ने मुस्लिम लीग ने पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कर दिया। और उसी समय 1942 में करो या मरो के नारे के साथ अंग्रेज ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, क्विट इंडिया मूवमेंट। किसने? महात्मा गांधी ने। फिर भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की विजय हुई और 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हो गया। क्या ऐसा ही हुआ था क्या? अरे नहीं, ये तो एक भूमिका था जो ऐसा हुआ, मतलब इतना सारा हुआ, मतलब एक इंट्रोडक्शन पॉइंट थी, ऐसे करके हुआ था। लेकिन इतना आसान है गांधी चरण नहीं, गांधी चरण बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है। तो गांधी जी का परिचय थोड़ा समझ लेते हैं। गांधी जी का, देखो गांधी जी का परिचय है कि गांधी जी 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के एक संपन्न परिवार में, मतलब एकदम पैसे वाले के परिवार में, पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। अपनी वकालत की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड से पूरी करने के बाद गांधी जी 1892 से 93 में दक्षिण अफ्रीका में व्यापार करने वाले एक भारतीय मुसलमान व्यापारी जिसका नाम था दादा अब्दुल्ला के मुकदमा लड़ने के लिए डरबन, जिसको दक्षिण अफ्रीका है, चले गए और इस मुकदमा में उन्होंने सफलता हासिल की। देखो गांधी जी का जन्म तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। वो काफी अमीर फैमिली से थे, ऐसा नहीं कि गरीब थे, बहुत अमीर फैमिली से थे। उस समय के जमाना में सोच रहे हो इंग्लैंड पढ़ाई करने जाना इतना आसान काम है सभी को। भाई अंग्रेज किसी के चंगुल में है हमारा देश, और गांधी जी जा रहे हैं पढ़ने, तो अच्छे फैमिली से थे। फिर क्या हुआ ना कि वो इंग्लैंड गए थे पढ़ाई करने वकालत की। फिर वकालत की जो उन्होंने पढ़ाई पूरी कर लिया, तो गांधी जी 1892-93 में दक्षिण अफ्रीका में व्यापार करने वाला एक भारतीय मुसलमान था जिसका नाम था दादा अब्दुल्ला, उसकी केस लड़ने डरबन चले गए दक्षिण अफ्रीका, और उन्होंने उस मुकदमे को लड़ाई की और सफलता हासिल की। देखो वहां पे उन्होंने क्या देखा कि इस दौरान उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीय के प्रति रंग भेद की नीति को स्पष्ट रूप से महसूस किया। काला और गोरा के बीच में काफी वहां पे देखने को मिला। प्रत्येक भारतीय को पंजीकरण प्रमाण पत्र देना, प्रमाण पत्र हर समय अपने पास रखना आवश्यक था। गांधी जी इस संबंध में एक एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट का विरोध किया, बोला ये सब नहीं चलेगा, गलत है। फिर है 1894 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में एक नडाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और रंग भेद की नीति के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया। फिर उन्होंने सहयोगी से जर्मन शिल्पकार कॉलिन बाक की मदद से एक टॉल स्टाई फॉर्म की स्थापना किया और वहां रहकर दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन अखबार का प्रकाशन किया। देखो ये पूछा जाता है कि इंडियन ओपिनियन जो अखबार था वो कब रिलीज किया गया था, तो ये किया गया था अफ्रीका में किया गया था। किसके थ्रू? गांधी जी के द्वारा। 1904 में इन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना किया और मनसुख लाल हीरा लाल इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। तो ये था हमारा कुछ गांधी जी के बारे में। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था, वो क्या क्या करने गए थे, तो ये सबको जानते हो। थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। गांधी जी के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ लिया। देखो फिर क्या हुआ, इनके प्रयासों से वह आंदोलन के कारण दक्षिण अफ्रीका की सरकार जो सन थे 2014 में अधिकांश मतभेद के जो कानून थे ना, गंदे कानून बनाए गए थे, वो रद्द कर दिए। फिर 1909 में पश्चिमी मूल्यों की आलोचना करते हुए हिंद स्वराज नामक एक पुस्तक लिखी और सभी क्षेत्रों पर आत्मनिर्भरता बनाने की सलाह दी। और गांधी जी ने इस पुस्तक में ब्रिटिश संसद के बाज और वेश्या की तरह बताया। देखो आपसे पूछा जाएगा कि हिंद स्वराज की जो लिखा गया था वो किस भाषा में था, तो ये गुजराती भाषा में था, पूछते हैं एग्जाम। फिर क्या हुआ, विविध डरबन से विक्टोरिया जाते समय
गांधी जी को अपमानित किया गया और यहीं से उन्होंने भारत के नेतृत्व की प्रेरणा मिली। ठीक है, महात्मा गांधी ने गिरमिटिया स्टेट लेबर प्रणाली के उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। ठीक है, देखो गिरमिटिया क्या था? गिरमिटिया स्टेट्स लेबर प्रणाली का एक अनुबंध श्रम प्रणाली थी, जिन्होंने जिनके तहत भारतीयों को श्रमिक के रूप में ब्रिटिश उपनिवेश में भेजा जाता था। गौरतलब है कि ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार दक्षिण अमेरिका, एशिया, अफ्रीका तक था और उन्होंने वहां पे नई श्रमिकों की आवश्यकता थी, किंतु 1807 में ही ब्रिटेन में दास व्यापार को अमान्य घोषित कर समाप्त कर दिया गया और इसके अतिरिक्त 1843 में भारत में दास प्रथा को प्रतिबंध कर देने के अनुबंध श्रम की एक नई अवधारणा स्टेट लेबर प्रणाली का विकास हुआ और ब्रिटिश इतिहासकार हिटकर ने गिरमिटिया मजदूर को एक नए प्रकार की गुलामी के रूप में परिभाषित किया। ठीक है, देखो ये गांधी जी की बात है, इसको छोड़ देते हैं, इसको उतना मतलब बात नहीं है। गांधी जी के अपने विचार रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, गांधी जी यहाँ अपना बात रखे हैं मतलब बुक का अपना एक स्टेटमेंट दिया गया है, बट हम लोग को उतना जरूरी नहीं पढ़ना। देखो अब आते हैं गांधी जी से एंट्री। देखो सब कुछ कर लिए गांधी जी ने, जो भी करना था गांधी जी ने कर लिया। क्या किए गांधी जी ने? आपको पता ही चला कि गांधी जी ने सबसे पहले अफ्रीका गए, वहां पे रंग भेद की नीति को उन्होंने संघर्ष किया। समझ रहे हो ना? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। देखो अब है गांधी जी का भारत आगमन। गांधी जी का भारत आगमन। ठीक है, देखो यहाँ से शुरू करते हैं गांधी जी के भारत आगमन से। देखो भाई गांधी जी, सबको जानते हो कि गांधी जी हमारे देश में कब आए? तो गांधी जी भारत आए थे 1915 में। अब सोचो 1915 में गांधी जी आ चुके हैं भारत, तो ऐसा तो नहीं ना कि गांधी जी के आने से अंग्रेज ने भागना शुरू कर दिया। इससे पहले और सब नेता जो थे वो कुछ नहीं किए थे, नहीं, सारे भूमिका तैयार हो चुके थे। बट गांधी जी ने क्या किए? गांधी जी एक सही रणनीति के तहत आगे बढ़े। समझ रहे हो ना? मतलब अपना विवेक यूज किए, क्योंकि गांधी जी को पता था कि ये अंग्रेज इतना आसानी से भारत नहीं छोड़ने वाले। क्यों? क्योंकि इन्होंने, गांधी जी को पूरा पता चल गया था कि ये लगभग बहुत दिन से जो रह रहे हैं, तो इतनी आसानी से, तो इतना आसानी से ये लोग भागेंगे नहीं। इन लोग का पूरा पता चल गया था गांधी जी को। तो आप देखोगे ना गांधी जी जो भी काम किए हैं, मतलब आप आज़ादी से लेके, वो सब अहिंसात्मक नीति अपनाए हैं। अहिंसात्मक का मतलब होता है कि लड़ाई झगड़ा ना, शांति से। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो देखो चलते हैं जनवरी 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 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत लौटे। यहाँ गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों से स्वार्थिक प्रभावित हुए और आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं गांधी जी के गुरु बने। कौन सा? राजनीतिक गुरु। और कलांतर में गोखले को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु मान लिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर है गांधी जी जिस समय भारत आए उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। बिल्कुल नहीं चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध कब से चल रहा था? 1914 से 1918 तक चल रहा था। 1918 तक चल रहा था। और जब गांधी जी आए 1915 में, देखो 1915 में गांधी जी आ चुके हैं, तो भाई ऐसा नहीं कि गांधी जी जब आए थे तो देख अंग्रेज बहुत खुश थे या अंग्रेज के साथ नाइंसाफी हो रहा था। नहीं, अंग्रेज जो थे ना, वो उस समय
द्वितीय प्रथम विश्व युद्ध में बेचैन थे वो, समझ रहे हो ना। तो देखो गांधी जी जिस समय भारत आए उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। गांधी जी ने अंग्रेज का समर्थन किया। देखो गांधी जी अंग्रेज को समर्थन क्यों किए? आपको लगता होगा बिना सोचे समझे अंग्रेज को समर्थन ऐसे कर दिए, नहीं, इनके पीछे बहुत बड़ा चाल था। क्या था आगे चलते हैं, देखो समझ में आएगा क्या चाल था। अंग्रेज को समर्थन किए और भारतीयों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किए, और वाकई में बहुत से लोग भर्ती होके गए थे लड़ाई करने। इसके लिए उन्हें कुछ लोगों ने सेना में भर्ती होने वाला सार्जेंट भी कहने लगे। गौरतलब है कि भारत की स्वायत्तता की शर्त पर गांधी जी ने लॉर्ड चेम्सफोर्ड वार ऑफ कॉन्फ्रेंस में विश्व युद्ध के लिए भारतीयों के भर्ती संबंधित प्रस्ताव का समर्थन किया था। समझ रहे हो। अब है देखो, अब है कि बोयर का युद्ध। बोयर युद्ध हुआ था 1899 से 1902 के दौरान। गांधी जी के द्वारा किए गए कार्यों का चिकित्सक सेवाओं के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1915 में उन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि दी थी। ठीक है। जब जब भारत आने वाले गांधी जी ने साबरमती नदी के किनारे सत्याग्रह आश्रम में साबरमती आश्रम की स्थापना की, और उनका उद्देश्य रचनात्मक कार्यों को प्रोत्साहन करना था। गांधी जी एक भारतीय राजनीतिक में एक प्रभावशाली नेता के रूप में मतलब उतरे, और बिहार के चौपारण, फिर अहमदाबाद के श्रमिक विवाद आंदोलन, गुजरात के खेड़ा जैसे सफलतापूर्वक उन्होंने नेतृत्व किया। अब देखो जब गांधी जी भारत आ चुके थे 1915 में, तो क्या था उस समय अंग्रेज जो थे वो प्रथम विश्व युद्ध की लड़ाई लड़ रहे थे। ठीक है। जब वापसी किए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से, तो वहां पे आपको पता है ना कि गांधी जी वहां पे दक्षिण अफ्रीका के कई सफलता आंदोलन का नेतृत्व ऑलरेडी महात्मा गांधी जी कर चुके थे। तो जब और पता है जब गांधी जी यहाँ आने वाले थे, तो पता है जो गोपाल कृष्ण गोखले थे ना, उन्होंने ही बोले थे कि चलिए सर आप, गांधी जी को ही बोले थे कि चलिए सर आप 1 साल के लिए भारत चलिए और वहाँ के कंडीशंस को देखिए, घूमिए कि क्या देश का दिशा और दशा चल रहा है। तो गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पे ही भारत आए थे। कौन? महात्मा गांधी जी। ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है। जब 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 क्या हुआ ना, गांधी जी आए ना, तो ऐसा नहीं कि गांधी जी आते ही आंदोलन शुरू कर दिए, नहीं। गांधी जी जब आए ना देश में, तो उन्होंने भारत भ्रमण किया। उन्होंने पूरा चारों तरफ भ्रमण किया। भारत आने के बाद गांधी जी ने सबसे पहले भारत भ्रमण किया, ताकि देश की जो वास्तविक स्थिति है ना उसको समझा सके। उन्होंने अंग्रेज की मदद भी किया। मदद कैसे किया? क्योंकि जब भारत आए थे महात्मा गांधी जी, तो उस समय क्या था, उस समय जो अंग्रेज थे वो प्रथम विश्व युद्ध लड़ रहे थे, तो अंग्रेज को सपोर्ट किए कौन? महात्मा गांधी जी। और सेना में भर्ती होने के लिए बोले, ताकि प्रेरित किए। तभी तो उन्होंने अनुशासन और संगठन सिखाया। ठीक है। उन्होंने कहा कि आप हमारे अधिकार पाने के लिए पहले अपना कर्तव्य तो निभाइए, बाद में देखा जाएगा। मतलब ना बहुत से लोगों को लगा कि अंग्रेज को हम तो प्रथम विश्व युद्ध में सपोर्ट करेंगे, हमको तो मदद करेगा ही अंग्रेज, शायद आज़ादी दिला दे, ये सोच के मदद किए थे। ठीक है। युद्ध का अनुभव क्या हुआ ना, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में क्या किए थे, एक बोयर युद्ध लड़े थे। बोयर युद्ध, देखो यहाँ पे बोयर युद्ध लड़े थे 1899 से 1902 में। भारतीयों सेवा की थी। जब 1915 में जब वो भारत लौटे न, तो उन्होंने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किया। कहाँ? साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद में। फिर आश्रम में उन्होंने ही सत्य अहिंसा स्वावलंबन का पाठ पढ़ाया। फिर क्या किया? कैसर हिंद की पुरस्कार क्या हुआ, जब दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी की सेवा के कारण ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कैसर हिंद की उपाधि पुरस्कार दिया। ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। देखो
देखो गांधी जी क्या हुआ ना, गांधी जी किसके कहने पर आए थे इंडिया, आए थे गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर। देखो तो गांधी जी जब आए ना, तो गांधी जी आए तो सबसे पहले इंडिया नहीं आए, मतलब इंडिया है ना तो 1917 में नहीं आए थे। सबसे पहले क्या हुआ था, यहाँ पे क्या बोलते हो, आपको एक याद होगा, यहाँ पे आए थे 1916 के जब लखनऊ अधिवेशन हुआ था ना, लखनऊ अधिवेशन 1916 में, तब वहां पे गए थे लखनऊ अधिवेशन में, वहां पे गए थे। तो उसकी बात नहीं करेंगे यहाँ पे क्योंकि बुक में नहीं दिया हुआ है, तो छोड़ दो वहां की बात, कंफ्यूज हो जाओगे। देखो सबसे पहले गांधी जी जो आए वो बिहार के चौपारण में, बिहार के चौपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग 1917 में किया। चौपारण में सत्याग्रह प्रारंभ करने के दो प्रमुख कारण थे। पहला था कि चौपारण में जो नील की बगान मालिकों द्वारा तकावी ऋण और 3 कठिया व्यवस्था, जिसको कृषकों को अपनी जमीन के 3/20 भाग में नील की खेती करना अनिवार्य था। कारण यह था कि किसान की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी और 19वीं सदी के अंत में जर्मनी में रासायनिक जो रंग होती है डाई का विकास हो गया था, जिससे भारतीय कृषकों द्वारा जो उगाए गए नील की मांग की खेती ठप हो चुकी थी। चौपारण में बगान के जो मालिक थे उनको खेती बंद करने का भी विवश हो गए थे। इसी के विवश में इसी के विवश में क्या हुआ, बंगाल के जो मालिक थे ना, स्थिति में फायदा उठाया और लगान गैर कानूनन अतिरिक्त कर जैसे मनमाने ढंग से बढ़ाया दिया। तो 1917 में चौपारण के एक किसान थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल, इस स्थिति में गांधी जी को अवगत कराया। फिर गांधी जी चौपारण पहुंचकर कृषकों की समस्या से अवगत हुए और सरकार को इस समस्या को हल करने के लिए कहा। सरकार ने इस मामले को जांच के लिए एक आयोग गठित किया और गांधी जी को भी इस आयोग के सदस्यता बनाई गई। फिर गांधी जी आयोग को समझाने में सफल रहे और 3 कठिया पद्धति खत्म होना चाहिए। फिर गांधी जी के प्रयासों से ही किसानों अंग्रेज के जो बगान मालिकों से मुक्त मिले और चौपारण सत्याग्रह सफल नेतृत्व के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही पहली बार महात्मा गांधी को महात्मा कहा और चौपारण सत्याग्रह में ब्रिज किशोर, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरसिंह, जेपी की प्रलानी, अनुग्रह नारायण सिन्हा और महुल आगादे उनके सहयोगी थे। ठीक है, तो जैसे ही महात्मा गांधी जी भारत आए तो पहले सबसे पहला नेतृत्व इनका 1917 में ही शुरू हुआ। पहला इनका आंदोलन था 1917 में और सफल हो गया। तो पता है यहाँ से गांधी जी ब्रांड बन गए, गांधी जी का मानो तो एक ब्रांड बना, सब कोई देखने लगे ये कौन आ गया भाई, यहाँ तो सब अंग्रेज से डर रहे हैं लोग, ये तो अंग्रेज को ही पटखनी देना शुरू कर दिया। क्योंकि इनके पास जो नेतृत्व था ना वो सब कुछ अचंभो रह गए। तो इन्होंने 1917 के जो चौपारण सत्याग्रह था इनको बहुत ही अच्छे से संभाला और इनके नेतृत्व में सबसे अच्छा रिजल्ट मिला। वाकई में क्या हुआ, 3 कठिया जो पद्धति थी उनको खत्म किया गया, जो भी लगान था उसको खत्म किया गया और सफल रहा। मानो तो महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह पूरी तरीका से सफल हुआ। अब देखो यहाँ पे आप लिंक करोगे ना बहुत सारे बातें तो कर सकते हो। गांधी जी ऐसा नहीं कि डायरेक्ट चौपारण में ही आ चुके थे। गांधी जी सबसे पहले, गांधी जी की अगर एंट्री देखोगे तो गांधी जी पता है मदन मोहन मालवीय का एक हिंदू विश्वविद्यालय है बनारस में, वहां पे वो गए थे। इनकी कहानी है, कहानी नहीं है भाई, रियलिटी है। तो जब आप बिहार का इतिहास पढ़ोगे ना तो वहां से आपको गांधी जी का लिंक मिलेगा। तो हम लोग तो सीधा नेशनल मोमेंट पढ़ रहे हैं, तो उस बात को यहाँ पे चर्चा करने से कोई फायदा नजर नहीं आता है। लेकिन आप याद रख सकते हो कि गांधी जी ऐसे नहीं कि डायरेक्ट चौपारण सत्याग्रह हैं। सबसे पहले वहाँ मदन मोहन मालवीय के एक सभा में थे, वहाँ पे राजीव कुमार शुक्ल गए, गांधी जी से अवगत कराए। बहुत सारी बातें है वहाँ का, तो उस बात को हम यहाँ पे ना करेंगे क्योंकि ये जब इसी बुक में ना दिया है तो फिर हम क्यों चर्चा करें। ठीक है, वो बिहार से रिलेट करके पढ़ना पड़ता है उसको, क्योंकि राजीव कुमार शुक्ल जो थे वो बिहार के थे ना, तो बिहार के लोगों से आता है। ठीक है,
फिर देखो गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह कब शुरू हुआ। देखो गांधी जी पहला तो आंदोलन खत्म कर दिए, फिर था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ये प्रथम भूख हड़ताल था जो 1918 में किए थे। यह आंदोलन मिल मालिकों और मजदूरों को भी प्लेग बोनस को लेकर हुआ था। वस्तुतः प्लेग को परियों को खत्म होने के बाद मिल मालिकों ने इन्हें समाप्त करना चाहते थे, जबकि प्रथम विश्व युद्ध के कारण बड़ी महंगाई के चलते मजदूर इसे बरकरार रखना चाहते थे। देखो क्या हुआ था ना कि हमारा प्रथम विश्व युद्ध के कारण बहुत से लोग उस समय क्या था ना कि हमारे देश से बहुत सारे चीजें ले जाके यूज किए थे, तो यहाँ बहुत महंगाई बेरोजगारी चरम सीमा पे था उस समय। इस तथ्यों की गहराई से जांच करने के बाद गांधी जी ने 35% बोनस की मांग किया और मिल मालिकों ने 20% बोनस देने की घोषणा की और और जो भी कहा कि उसे स्वीकार नहीं करेगा उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। गांधी जी ने तुच्छ होते हुए मजदूरों को हड़ताल पर जाने को कहा और सारे मामले को न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल को सौंप दिया और न्यायाधिकरण ने 35% बोनस देने को कहा। इस पूरे आंदोलन से अम्बालाल साराभाई की बहन अनसुईया बेन ने गांधी जी को मुफ्त सहयोगी रही। देखो ये जो ये क्या बोलते हो अम्बालाल साराभाई की बहन अनसुईया थी ना, वो हर समय गांधी जी के साथ रहती थी और गांधी जी के साथ एक और रहती थी। कौन, आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो गांधी जी का दो आंदोलन खत्म हुआ, तीसरी आंदोलन था खेड़ा, जिसको प्रथम असहयोग आंदोलन भी कहा जाता है। खेड़ा में किसानों की फसल अकाल पड़ने के कारण बर्बाद हो गई थी, जिसके बावजूद सरकार द्वारा मालगुजारी वसूली की जा रही थी। किसानों द्वारा इसका विरोध किया गया और मालगुजारी माफ करने की मांग की गई। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के जो सदस्य थे, कौन की सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना पता है किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी ने पूरे मामले को पड़ताल करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि किसान की मांग जायज है। गांधी जी कहे, ठीक है। फिर है वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल ज्ञानिक तथा आदि नेता ने भी गांधी जी के साथ रहे और इस आंदोलन ने गुजरात सभा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस वर्ष अध्यक्ष गांधी जी थे। तो इस बीच सरकार के जो गुप्त निर्देश जारी किए, इसी के लगान ने उन्हें वसूल किया जाए और जो भी देने की स्थिति में इसकी जानकारी मिलने पर गांधी जी ने आंदोलन समाप्त कर दिया। तो देखो गांधी जी मानो तो ब्रांड बन गए कि नहीं। एक तो 1917 में चौपारण ब्रांड मतलब सफल रहा। 1918 में अहमदाबाद भूख हड़ताल सफल रहा। फिर 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर, ये भी सफल रहा। तो गांधी जी बैक टू बैक पता एक सत्याग्रह की और तीनों सफल रहा। तो गांधी जी का जो छवि बना ना, वो लोगों के प्रति एक ट्रस्ट वाला बन गया कि अरे ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, पता नहीं कैसे अंग्रेज की बातें मान मतलब अंग्रेज इनकी बातें मान लेते हैं। तो गांधी जी को बहुत विश्वासी लोग मानने लगे। और ऐसा नहीं कि गांधी जी मतलब उग्र उग्र की तरह करते थे, नहीं, ये काफी शांति स्वभाव के लोग थे और बहुत बारीकी से किसी चीज के बारे में अध्ययन करके उस पे काम करते थे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। देखो अब आते हैं रॉलेट एक्ट। देखो भाई अब यहाँ से देखो बकचोदी शुरू होगा अंग्रेज का। देखो 1914 से 1918 तक युद्ध चला, किसका? प्रथम विश्व युद्ध चला। तो जब प्रथम विश्व युद्ध चला तो इंडिया ने क्या किया, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ब्रिटेन पे पूरा सपोर्ट किया ब्रिटेन को। ठीक है, और महात्मा गांधी जी भी इसी अंतराल में भारत आए थे। कब आए थे? 1915 में भारत आ गए थे। तो उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध। तो अंग्रेज को इन्होंने सपोर्ट किए। महात्मा गांधी जी ने बोले ना कि आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, सैनिक में भर्ती होइए और जाइए आप लड़ाई कीजिए और अपना कर्तव्य निभाइए, बाद में देखा जाएगा अंग्रेज क्या करेंगे। पता है ये अंग्रेज लोग क्या किए हैं, देखना क्या किए हैं। ये बहुत खत्म आदमी लोग थे। देखो एक आया रॉलेट एक्ट, जब जब
प्रथम विश्व समाप्त हुआ तो भारत को एक उम्मीद था कि अंग्रेज कुछ अच्छा करेंगे भारतीयों के लिए, कुछ नहीं किए। देखो क्या किए, भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को दमन के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया। आप कहोगे ऐसा क्या था रॉलेट एक्ट में? तो भाई रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसपे बिना किसी वकील के, बिना किसी दलील के आप किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हो और जेल में डाल सकते हो। तो भैया ये तो बहुत खतरनाक था, गलत था ना? नहीं, गलत था। देखो, तो रॉलेट एक्ट आया गया। ज्ञातव्य है कि 1917 में सर सिडनी रॉलेट एक्ट की अध्यक्षता में सोसिट कमेटी की गठित की गई और इस समिति की सिफारिश पर भारत में जो भी क्रांतिकारी होंगे और राष्ट्रवादी जो भी भावनाओं को कुचलने का उद्देश्य से द एनॉर्डिकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 मतलब रॉलेट एक्ट पारित किया गया। यह अभियान से प्रावधान था कि जो भी मजिस्ट्रेट केवल संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल सकता है। तो ये रॉलेट एक्ट आया। अब देखो रॉलेट एक्ट की भूमिका समझते हैं कि ऐसा क्यों किया गया। जब हमारा देश उस समय देखो जब प्रथम विश्व समाप्त हुआ, कब से कब तक चला? 1914 से 1918। तो उस समय अंग्रेज ने भारत से सख्त कानून बनाए थे ताकि जो भी राजद्रोह होगा ना उसको रोक सके। युद्ध तो खत्म हो गया। बाद में लोगों को उम्मीद थी कि अब अंग्रेज यह सब कानून को हटा देगा, क्योंकि उस समय क्या हुआ था ना कि जब प्रथम विश्व चल रहा था तो उसी के बीच में बहुत सारे ऐसे ऐसे कानून अंग्रेज ने बना चुके थे और प्रथम विश्व तो खत्म हो गया। युद्ध खत्म होने के बाद लोगों को उम्मीद लगा कि नहीं अब अंग्रेज हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे और जो भी खराब खराब कानून है उसको हटा देंगे। लेकिन इसका उल्टा हुआ 1919 में बहुत बड़ा कानून लाया गया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट 1919 में पारित किया गया और कौन किया था? सिडनी रॉलेट, जिसको ब्लैक एक्ट भी कह सकते हो, काला कानून भी कह सकते हो। ठीक है, इस रॉलेट एक्ट में क्या था? बिना मुकदमे की गिरफ्तारी किसी को भी आप किया जा सकते हो। जमानत ही नहीं था, इसमें जमानत नहीं मिलती थी जल्दी, गुप्त सुनवाई होता था। सरकार की शक्ति थी वो बढ़ा दी गई थी, सारे अखबार पर रोक लगा दिए गए थे। तो पता है ये जो रॉलेट एक्ट आया ना तो पूरे देश में इस कानून का बढ़ चढ़ के विरोध हुआ। महात्मा गांधी जी ने इस कानून के लिए सत्याग्रह आंदोलन शुरू किए। पता है गांधी जी ने इसी आंदोलन के लिए सत्याग्रह आंदोलन शुरू किए। उन्होंने ही न्यायपूर्ण अवमाननीय कानून बताया, बोला ये मानो ना तो देश के लिए सबसे खतरनाक कानून है। जगह जगह पता है इस कानून को लेके हड़ताल, जुलूस और प्रदर्शन शुरू हुए। पता क्या हुआ? ब्रिटिश सरकार ने विरोध को बलपूर्वक दबा दिया। और पता है देखो क्या हुआ, अब ये रॉलेट एक्ट तो आ गया, जगह जगह पे हिंसा सब कुछ होना शुरू हो गया। तो इसको देखो आगे पढ़ते हैं क्या हुआ। देखो क्या था, इसे बिना बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील वाला कानून कहा गया। बिना वकील, बिना दलील और बिना वकील वाला कानून कहा गया। ठीक है, फिर है इस गांधी जी ने इस एक्ट का विरोध भी किया और 6 अप्रैल को जनता से इस काले कानून के विरोध में देशव्यापी हड़ताल और सत्याग्रह करने का आह्वान किया। और गांधी जी ने होम रूल लीग के नेताओं, जो होम रूल कब बना था? होम रूल बना था 1916 में। किसने बनाया था? ये बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। अच्छी बात थी ना, इन्होंने बहुत अच्छा होम रूल आंदोलन बनाया गया था कि जो इसके नेता थे, बहुत सारे नेता थे उस समय जो भी इनके साथ जुड़े थे, उनको भी बोले और उनको बोला कि आप सहयोग कीजिए और अंग्रेज के विरोध हेतु सत्याग्रह सभा का गठित किया गया और 9 अप्रैल को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या हुआ देखो, रॉलेट एक्ट आया
1919 में गांधी जी बढ़ चढ़कर इस पे विरोध किए। ऐसा नहीं कि विरोध किए तो गांधी जी ही कर रहे थे। हर एक जो भी अंग्रेज वासी थे, सॉरी इंडियन वासी थे ना, इस इसकी जो ये कानून के निंदा कर रहे थे और हर कोई इसकी विरोध कर रहे थे, सब कोई कर रहे थे, सब कोई। और गांधी जी भी किए। गांधी जी बोले नहीं, ये कानून सही में देश के हित का नहीं है, इस पे हम सख्त से सख्त विरोध करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो गांधी जी को 9 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया। अब देखो क्या होती है, जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या हुआ। देखो जालियांवाला बाग हत्याकांड ऑटोमेटिक नहीं हुआ, जो रॉलेट एक्ट आया था 1919 में, उन्हीं के विरोध में जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। देखो क्या हुआ था, 9 अप्रैल को पंजाब के दो लोकप्रिय नेता, जिसका नाम था डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफु किचुल को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक विशाल आयोजन हुआ। मतलब 9 अप्रैल को जब पंजाब के जो बहुत फेमस लीडर थे, जिनका नाम था डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफु किचुल को गिरफ्तार कर लिया, तो इस गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन था, अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक विशाल जनसभा का आयोजन हुआ। जालियांवाला बाग कहाँ था, तो अमृतसर में है। देखो अब ये कहाँ पे पता है, गोल्डन टेम्पल जो मंदिर है ना, उससे मात्र 1 किलोमीटर थोड़ा सा दूर पे है। अच्छा सा पार्क है, मैं यहाँ पे गया हूँ। अभी भी वो सब बंदूक से जो गोलियां चली है ना, कुआं में इधर उधर सब निशान पड़ा हुआ है। फिर है देखो क्या हुआ ना, जनरल डायर ने अपने आदेश को अवहेलना समझा और सभा में स्थल पर पहुंचकर मिथ्याई जनता पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 379 थे, लेकिन वास्तव में कहीं ज्यादा लोग मारे गए थे। गांधी जी को लगा कि कहीं हिंसा पूरा चपेट में न आ जाए। देखो गांधी जी जो थे ना, ये बहुत ही सख्त पर्सन थे, खास करके ये सब चीजों में वो कभी सपोर्ट नहीं करते थे। तो गांधी जी को लगा ना कि अरे ये तो काफी मामला बढ़ चुका है, क्योंकि गांधी जी को गिरफ्तार हो चुके हैं और रॉलेट एक्ट भी आ चुका है। तो गांधी जी को लगा कि ये देश में पूरी चपेट में ना आ जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 18 अप्रैल को आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी। कौन सा, जो सत्याग्रह आंदोलन की बात हुआ था ना, उसकी। इस नरसंहार के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा जो दी गई थी नाइटहुड की उपाधि, उसको वापस लौटा दिया। फिर तीन बंधु एड्सू ने हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्या कहा। ठीक है, बहुत से लोगों ने इस बात को निंदा किए थे। फिर है शंकर नायर वायसराय की कार्यकारिणी अध्यक्ष से अपने पद से इस्तीफा दे दिए और गांधी जी ने जो कैसर हिंद की जो उपाधि दी गई थी, क्या बोलते हैं, दक्षिण अफ्रीका में अच्छे काम के लिए, वो गांधी जी ने क्या किया, इनको वापस लौटा दिया। बोला ये सब उपाधि हमें नहीं चाहिए। पता है, इस हत्याकांड के जांच के लिए कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, क्योंकि कांग्रेस उस समय चल रहा था ना। और इस समिति के अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, अब्बास तैयब जी, AM जयकर इत्यादि थे। कांग्रेस को जांच ने इस अपनी रिपोर्ट जनरल डायर की निंदा और निर्णय की विवेकहीन और भावनावेश को कदम बताया। फिर ब्रिटिश सरकार ने भी इस हत्याकांड के लिए एक हंटर आयोग गठित किया और 3 भारतीय सदस्य भी इसमें थे। एक चिमनालाल सीतलवाड़ थे, सुल्तान अहमद थे और जगत नारायण थे। फिर हत्याकांड के जो दोषी लोगों को बचाने के लिए सरकार ने हंटर आयोग की रिपोर्ट से पहले एक था इमिटली बिल पास किया था। ठीक है, फिर क्या हुआ, इमिटली पास किया था। तो हंटर आयोग में देखो, हंटर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि अमृतसर की जो भी तत्कालिक परिस्थितियों में मार्शल लागू करना
और बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने हेतु गोली चलाना आवश्यक हो गया था, लेकिन डायर ने अपने कर्तव्य को गलत समझा और तर्क संगत आवश्यकता से अधिक बल का प्रयोग किया। फिर भी उसे ईमानदारी से उचित समझा और वही किया। देखो, मानो तो जनरल डायर को तो सपोर्ट कर रहे हैं ना इन लोग, कुछ नहीं होता है उसको। फिर है सजा के तौर पे डायर को नौकरी से तो बर्खास्त कर दिया गया और ब्रिटेन के जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने डायर की प्रशंसा में भाषण दिए तथा समान तलवार और 2600 पाउंड की धनराशि दी गई। सोचो क्या कितनी बड़ी गेम खेला गया था। देखो इसमें है ना, नोट में दिया गया है कि यूजीसी नेट से जुड़ी कई प्रमाणिक पुस्तकों में जिक्र है कि ब्रिटिश संसद ने जनरल डायर को 2600 पाउंड की राशि प्रदान की थी। वही कुछ अन्य पुस्तक भी है जो इसका जिक्र नहीं है, तो ये भाई विवादित है, इसको छोड़ दो। विवादित क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, छोड़ देते हैं। अब आते हैं, देखो क्या हुआ ना, एक आदमी थे जिनका नाम था सरदार उधम सिंह ने 1940 में कैपिटल हॉस्ट माइकल ओ डायर 1919 के जो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर को गोली मारकर हत्या कर दी। तब पश्चात उन्हें गिरफ्तार कर 31 जुलाई 1940 को लंदन के पोर्टवली जेल में फांसी दे दी गई। पता है सरकार उधम सिंह जो थे ना, वो जो जनरल डायर यहाँ से मार के गया था, उसको जानते हो, ये अंग्रेज ये लंदन में जाके उसको गोली मारे थे। सोचो कितना खतरनाक पर्सन ये था। तो बहुत से लोग ऐसे ऐसे थे जो हमारे देश के लिए काफी अहम रोल अदा किए हैं। तो देखो भाई, फिर से लिंक करते हैं। पहले गांधी जी आए 1915 में, गांधी जी आए 1915 में, आते ही 1917 में उन्होंने चौपारण किया। 1918 में अहमदाबाद मिल आंदोलन किया। फिर 1918 में सत्याग्रह आंदोलन किया। फिर 1919 में क्या आया, रॉलेट एक्ट आया, कानून बना। इसके विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध हुआ। अब देखो आता है खिलाफत आंदोलन। देखो खिलाफत आंदोलन क्या था, इसको समझते हैं। देखो खिलाफत आंदोलन जो था, खिलाफत आंदोलन था विश्व और भारत के जो भी मुसलमान थे वो तुर्की के सुल्तान को इस्लामी साम्राज्य का खलीफा मानते थे, ठीक है। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध की जब समाप्ति के बाद मित्र राष्ट्र ने तुर्की के साथ सेवर्स की संधि के तहत तुर्की का विभाजन कर दिया और जो खलीफा के पद था उसको समाप्त कर दिया, ठीक है। तो जो मित्र राष्ट्र थे, मित्र राष्ट्र के रवैये से भारतीय मुसलमान और विश्व के सभी मुसलमानों ने रोष की लहर दौड़ उठी। इसी समय भारतीयों ने तुर्की के जो ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा कर और खलीफा के पद को बनाए रखने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया, ठीक है। और इसी में 1919 में अली बंधु, जिसका नाम था मोहम्मद अली और शौकत अली, ने मौलाना आजाद, हकीम अजमल खां, हसरत मौलाना के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का नेतृत्व किया गया, ठीक है। फिर है नवंबर 1919 में दिल्ली में खिलाफत कमेटी के अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा की गई और गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम को एकता बनाए रखने का सुनहरा अवसर माना। मतलब ना, देखो खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू हुआ था, खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था कि एक मुसलमान का जो सबसे अच्छा पद होता है खलीफा, उसको खत्म करने की प्लानिंग हो रही थी। तो जो भी विश्व के जितने सारे मुसलमान थे सो, और भारत के जो मुसलमान थे सो, इनको ये पद हटाने से बहुत बुरा लगा। इन्होंने क्या किया, आंदोलन शुरू कर दिया, समझ रहे हो, आंदोलन शुरू कर दिया। और जब आंदोलन शुरू किया तो इनको लगा कि नहीं, गांधी जी को लगा कि नहीं, अच्छा मौका है हिंदू मुस्लिम को एक करने का। तो गांधी जी ने इस खिलाफत आंदोलन को बहुत अच्छे से बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया, ठीक है। इसीलिए तो गांधी जी को खिलाफत कमेटी आंदोलन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। और इसकी अध्यक्षता कहाँ हुआ था,
दिल्ली में हुआ था। कब? नवंबर 1919 में। ठीक है। फिर जून 1920 में खिलाफत कमेटी इलाहाबाद सम्मेलन में गांधी जी को ब्रिटेन के खिलाफ असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया और इस आंदोलन को नेतृत्व के रूप में गांधी जी को चुना गया। देखो, समझते हैं, फिर से याद करते हैं। गांधी जी आए 1915 में भारत। 1917 में गांधी जी ने चौपारण किया। 1918 में क्या किया? महदाबाद मिल किया। फिर से 1918 में खेड़ा किया। 1919 में खिलाफत आंदोलन आया। उसी के अपेक्ष में 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। यहाँ तक की घटना सब एक दूसरे से लिंक था, मतलब लिंक नहीं था, एक घटना लगातार घटी। लेकिन इसी समय 1919 में खिलाफत आंदोलन आ गया। खिलाफत आंदोलन आया। तो खिलाफत आंदोलन जब आया तो खिलाफत आंदोलन ऐसा नहीं था कि ये इसके लिए आया था, ये था कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ना 1914 से 18 के बाद, तुर्की की हार हुई थी। आपको पता होगा, तुर्की की हार हुई थी। और जो तुर्की के शासक था ना उस्मानिया सुल्तान, इस्लाम का जो जगत धार्मिक का मानो ना तो प्रमुख माना जाता था। तो युद्ध के बाद क्या हुआ ना, जो ब्रिटिश थे और उसके सहयोगी मित्र थे, मित्र राष्ट्र, वो तुर्की को टुकड़े में बांट दिए और साथ ही साथ क्या किए, खलीफा की शक्तियों को ही समाप्त कर दिए। तो भाई भारत के जो मुसलमान थे ना उनको बहुत बुरा लगा। जो भारत के मुसलमान थे उनको गहरा असंतोष फैल गया। वो चाहते थे ना कि खलीफा की जो पदवी है वो अधिकार को फिर से बहाल किया जाए। इसी के उद्देश्य से एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ जिसका नाम रखा गया खिलाफत आंदोलन। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? देखो, खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था 1919 में अली बंधु थे, जिसकी नाम था मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। और नवंबर 1919 में दिल्ली में एक खिलाफत कमेटी का अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता खुद गांधी जी किए थे। गांधी जी बोले कि अच्छा मौका है हिंदू मुस्लिम को एक करने का। फिर जून 1920 में नवंबर 1920 में दिल्ली में खिलाफत कमेटी का अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी की है। फिर जून 1920 में खिलाफत कमेटी के इलाहाबाद सम्मेलन हुआ, इसमें गांधी जी को ब्रिटेन के खिलाफ क्या 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 असहयोग आंदोलन शुरू करने का अधिकार मिला। असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार मिला। ठीक है। तो गांधी जी को चुना गया। तो खिलाफत आंदोलन के कारण ही असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको पता होगा। आप देखो, खिलाफत आंदोलन का अगर मैं नेतृत्व की बात करूं तो अली बंधु, जिसमें मोहम्मद अली थे और मौलाना शौकत अली थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद भी थे, हकीम अजमल खां थे, हसरत मोहानी थे। ये सब क्या हुआ, 1919 के गठन में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। देखो 1919 में एक खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। ठीक है, और इस कमेटी में बताया गया ना कि पूरे देश में फैला दो कि जो भी मुसलमानों को अंग्रेजी के खिलाफ एकजुट करो। गांधी जी का भी पूरा सहयोग मिला। गांधी जी ने इस आंदोलन को पूर्ण समर्थन दिया। गांधी जी को अच्छा मौका मिला ना कि हिंदू मुस्लिम को एक करना। फिर क्या हुआ, नवंबर 1919 में दिल्ली में खिलाफत कमेटी का अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ, जिसकी अध्यक्षता खुद गांधी जी ने की है। और फिर से जून 1920 में खिलाफत कमेटी का इलाहाबाद सम्मेलन हुआ, जिसमें ब्रिटेन के खिलाफ असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ और नेतृत्व गांधी जी को मिला। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो यहां से चलते हैं असहयोग आंदोलन। देखो असहयोग आंदोलन, देखो फिर क्या हुआ ना, बड़ी खुशी की बात हुई। 1924 में आंदोलन उस समय समाप्त हो गया जब तुर्की के कमाल पाशा के नेतृत्व में बनी सरकार ने खलीफा के पद को ही समाप्त कर दिया। ठीक है,
तो ऐसा नहीं वो 1924 में हुआ, लेकिन 1924 से पहले पहले गांधी जी ने सारा प्लान कर लिए थे। ठीक है, परिणाम क्या हुआ कि गांधी जी इसी के खिलाफ खिलाफत आंदोलन और गांधी जी का असहयोग आंदोलन 1920 में मिल गए, आपस में मिल गए। देखो इधर से चल रहा है असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा और उधर से चल रहा है खिलाफत आंदोलन, तो दोनों आपस में लिंक हो गए, इधर से गांधी जी और उधर से खिलाफत आंदोलन। निष्कर्ष क्या हुआ कि खिलाफत आंदोलन एक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का महत्वपूर्ण अध्याय बन गया। समझ रहे हो ना। तो ये चलते हैं गांधी जी। देखो गांधी जी के बारे में समझते हैं गांधी जी के बारे में कि ये क्यों किए थे। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। समझा यहाँ तक। देखो अब समझते हैं कि असहयोग आंदोलन का पूरा हिस्ट्री क्या था। देखो असहयोग आंदोलन जो थे ना, तो क्या हुआ, सितंबर 1920 में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ। देखो अब बात रहे ना कि गांधी जी ऐसा नहीं कि गांधी जी सब कुछ अपने मन से कर रहे हैं, गांधी जी कुछ ना कुछ सहयोग से कर रहे हैं। तो पता है सितंबर 1920 में सितंबर 1920 में सितंबर 1920 में एक कानपुर का अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कहाँ, नागपुर में। वहां पे क्या हुआ ना, इसकी अध्यक्षता किए थे सीवी राघव रांची, जो असहयोग आंदोलन का संकल्प पारित हुआ। कहाँ, सितंबर 1920 में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया। कहाँ, कलकत्ता में, जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। प्रस्ताव कब, सितंबर 1920 में पारित हुआ। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता पता है कौन किए थे, लाला लाजपत राय किए थे। लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय किए थे, ठीक है। फिर पता है दिसंबर 1920 में फिर से कानपुर के नागपुर अधिवेशन हुआ। उसमें पता है असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया, संकल्प पारित हुआ या अनुमोदन बोल सकते हो। और इसकी अधिवेशन पता है सीवी राधा वाचारी के अध्यक्षता में हुआ था। और फिर से शुरू कब हुआ, 1 अगस्त 1920 को क्या हुआ, असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। देखो गांधी जी का मंशा ये नहीं था कि मैं असहयोग आंदोलन क्यों शुरू कर रहा हूँ। गांधी जी पूरी अंदर से सारा बात जान चुके थे कि ये अंग्रेज की बहुत बड़ा प्लानिंग है, और इस प्लानिंग के तहत ये अच्छा मौका गांधी जी को मिला कि जो खिलाफत आंदोलन में जो क्या बोलते हैं मुसलमान की जो फैक्टर आया ना, खलीफा वाला पद, तो गांधी जी को अच्छा मौका मिला। नहीं, यहाँ पे अगर हम असहयोग आंदोलन खिलाफ करते हैं अंग्रेज के खिलाफ, तो यहाँ पे मुसलमान का भी हमको सपोर्ट मिलेगा, और यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम का एकता होगी और बहुत अच्छा मैसेज आएगा। समझ रहे हो ना। तो ऐसा नहीं है कि असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू हुआ था, क्योंकि वहां पे 1885 में जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी, भारतीय नेशनल कांग्रेस, इनकी भी ये भी हर समय सपोर्ट कर रहे थे गांधी जी के, क्योंकि वो बोले थे ना, इसमें क्या बोलते हो, जब रॉलेट एक्ट आया था तो गांधी जी खुद बोले थे होम रूल वाले जो भी सिर्फ नेता थे उनको कि आप आइए सपोर्ट कीजिए। तो असहयोग आंदोलन में कांग्रेस का भी पूरा विशेष मतलब सपोर्ट हुआ, गांधी जी को पूरा सपोर्ट दिया। तभी तो सितंबर 1920 में कलकत्ता में प्रस्ताव पारित हुआ, विशेष अधिवेशन बुलाकर, और इनकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय किए। तो दिसंबर 1920 में कानपुर में अनुमोदन किया गया, मानो ना तो संकल्प लिया गया, और फिर से गांधी जी के द्वारा 1 अगस्त 1920 को शुरू हो गया। तो देखो, ठीक है। देखो दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। पता इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, इसकी अध्यक्षता किए थे राघवाचारी